तो आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एमसीक्यू और थ्योरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये ओवरी है विच इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ओवरी में क्या होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बाय बर्थ। किसी भी फीमेल की जब बर्थ होती है तो उसमें प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब ये कितने होते हैं, तो एट बर्थ 1 to 2 मिलियन, फिर प्यूबर्टी में 3 से 4 लाख, उसके बाद मैच्योरिंग फॉलिकल्स टोटल कितने होते हैं 400 to 500, और मेन्यूपॉज में 1000 से भी कम बचने के कारण फिर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो परमानेंटली रुक जाएगी। तो ये जो है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल के बारे में हुआ। अभी ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है इसका मैचुरेशन कैसे होता है वो हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैच्योरिंग फॉलिकल, फिर उसके बाद ये बर्थ में 102 मिलियन होने के बाद प्यूबर्टी में ये सिर्फ 3 लाख से 4 लाख ही क्यों बच जाते हैं, ये सब जो है डिटेल में अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली बर्थ के टाइम पे हमने देखा कि 1 to 2 मिलियन रहेंगे, लेकिन उसमें से सारे जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो हेल्दी नहीं होते। उसमें से किसी में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा, कोई प्रॉपरली बने नहीं होंगे। तो इसके लिए प्यूबर्टी तक आने तक वो नेचुरल सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसमें सिर्फ हेल्दी वाले जो कि ये है 3 लाख से 4 लाख ये बच जाते हैं, बाकी जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए। तो अभी हम प्यूबर्टी तक आ गए। तो प्यूबर्टी के बाद जो फर्स्ट पीरियड आता है या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे हम क्या बोलेंगे, मेनार्च। उसके बाद ये जो पूरी अपने को साइकिल दिख रही है, ये पूरी साइकिल जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। उसके बाद ये कब तक चलती है, जब तक कि जो फॉलिकल्स है वो 1000 या उससे ज़्यादा रहे। ये टोटल रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ डिनोट करता है एक फ़ीमेल के लिए। उसके बाद जब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हम लाइफ की बात नहीं कर रहे, जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं रहेगी उसके बाद मेनोपॉज आएगा, जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाएगी। तो अभी ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये टोटल 28 डेज़ की साइकिल होती है। ठीक है, ये पहला दिन, ये 28वां दिन, तो ये टोटल 28 डेज़ की साइकिल होगी। उसमें से 1 से लेकर 14वां जो दिन, मतलब आधी जो साइकिल होती है उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज़ बोलेंगे, और 15 से लेकर 28 जो दूसरी आधी साइकिल होगी उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जो है कोई भी डाउट अगर होगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 14 तक प्री ओव्यूलेटरी फेज़ और 15 से लेकर 28 तक पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। अब ये प्री ओव्यूलेटरी फेज़ में ही 1 से लेकर जो 5वां दिन होता है, मतलब फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो अब ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी पूरी जो फिजियोलॉजी है वो क्या है वो अपन डिटेल में आगे देखेंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले 14 दिन को प्री ओव्यूलेटरी फेज़ और नेक्स्ट 14 दिन को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ ये बोलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉर्मली तो अपन एक ही तरह पढ़ते हैं, एक ही साइकिल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओवरीज में और एंडोमेट्रियम मतलब जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें दोनों में अलग अलग चेंजेस होते हैं लेकिन एक साथ होते हैं। मतलब जो चेंजेस इधर हो रहे हैं जो चेंजेस ओवरी में हो रहे हैं और
जो चेंजेस यूटेराइन में मतलब यूटेराइन लाइन में मतलब एंडोमेट्रियम में हो रहे हैं वो साथ साथ होंगे, लेकिन अलग अलग चेंजेस होंगे। तो ओवरी में क्या चेंजेस होंगे, तो जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट होगा और उसके बाद ओव्यूलेशन होगा। जैसे कि हमने ये डायग्राम में देखा, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, इसका प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये जो है ये मैचुरेशन है। ये कहाँ हो रहा है, तो ये ओवरी में हो रहा है। और ये मैचुरेशन होने के बाद ये जो ओवम है ये बाहर निकलेगा, तो ये इसको बोलेंगे हम ओव्यूलेशन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, तो ये ओवरी में हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, तो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, ठीक है, वो एक तो थिक होती है या फिर वो शेड होती है। शेड मतलब जिसके कारण ब्लीडिंग होगी, कि वो जो वॉल है जिसकी लाइनिंग है वो शेड होगी ऐसे। तो इसमें दो चेंजेस हो रहे, एक तो थिकनिंग होगी, दूसरी शेडिंग होगी। इसमें क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा या फिर ओव्यूलेशन होगा। ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम के जो चेंजेस है वो किसके रिस्पॉन्स में हो रहे हैं, तो ओवेरियन एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्स में हो रहे हैं। ठीक है। अब किस में क्या एक्चुअल चेंजेस हो रहे हैं अपने वो भी क्लियर कर लिया। ठीक है। तो अभी आते हैं, तो अभी हमने ये देखा कि फर्स्ट डे से लेकर 14th डे तक प्री ओव्यूलेटरी फेज़ होता है और 14 डे से 28 डेज तक पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ होता है। ठीक है। अभी हमने कितने बार अभी 12th में या फिर उसके पहले जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा उसमें फॉलिकुलर फेज़, ल्यूटियल फेज़, ये मेंस्ट्रुअल फेज़, इसके बारे में पढ़ा है। तो ये एक्चुअली अभी क्या होते हैं वो हम जानेंगे। देखिए, हमने अभी अभी देखा है कि ओवरी में और एंडोमेट्रियम में अलग अलग चेंजेस होते, तो उनके फेज़ को भी हम अलग अलग नाम देंगे। देखिए, प्री ओव्यूलेटरी फेज़, ओवरी में प्री ओव्यूलेटरी फेज़ जो होता है उसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज़। ठीक है। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ जो है वो ओवरी में क्या होता है, तो उसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज़। तो ये जो नाम है ये पर्टिकुलरली ओवरी के लिए बोले गए हैं और ये जो नाम है ये एंडोमेट्रियम के लिए ही बोले गए हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो चेंजेस है वो अलग अलग हो रहे हैं, तो इसके लिए फेज़ के नाम भी अलग अलग है। तो अभी एंडोमेट्रियम है, इसमें प्री ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज़ और प्रोलिफरेटिव फेज़। ठीक है। और इसके पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या आएगा, तो सेक्रेटरी फेज़। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये ओवरी है, ठीक है, उसके बाद ये जो सबसे अंदर की लाइनिंग है किसकी, यूट्रस की, उसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। तो ये जो चेंजेस है मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, उसके बाद सेक्रेटरी फेज़, ये कहाँ हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम में हो रहा है। ठीक है। और फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ कहाँ हो रहा है, तो ये ओवरी में हो रहा है। तो अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उसमें हार्मोन्स कौन कौन से हैं। देखिए, अभी आपको बहुत स्कैटर्ड लग रहा होगा, हर चीज़ें अपन एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो सारों को अपन कनेक्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब इसके बाद हार्मोन्स कौन कौन से हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो देखिए सबसे पहले क्या है, GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ये सबसे पहले जब किसी भी फीमेल की बर्थ हुई, तो भी ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ होते रहता है, लेकिन स्टेडी रिलीज़ होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पे चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी हिट करेगी तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये पल्सेस में रिलीज़ होंगे। पल्सेस में मतलब कभी बहुत ज़्यादा, समटाइम्स मोर और समटाइम्स लेस। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहला हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो नॉर्मली स्टेडीली जो है वो सिक्रीट होता रहेगा, लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद वो एकदम पल्सेस में, मतलब कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आगे के जो चेंजेस है वो होंगे। ठीक है। अब उसके बाद है FSH और LH, जो अपन ने बहुत बार सुना है, अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी पहले पढ़ी होगी तो FSH और LH ये कौन करते हैं सिक्रेट, तो ये करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो GnRH था ये कौन सिक्रेट कर रहा था,
तो ये कर रहा था हाइपोथैलेमस। देखिए आपको डायग्राम दिख रही होगी, ये हाइपोथैलेमस है, ये सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो क्या सिक्रेट करता है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सिक्रेट होने के बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होने के बाद FSH और LH रिलीज़ करेंगे ऐसे। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज़ करेंगे, उसके वजह से जो है वो ओवरी स्टिमुलेट होगी। ओवरी स्टिमुलेट होने के बाद ओवरी जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन रिलीज़ करेंगे। तो ऐसी पूरी जो है हार्मोनल चेंजेस है जो होंगे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो अभी तक अपने को क्या जानना है, हाइपोथैलेमस क्या करेगी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो किसे स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो वो क्या रिलीज़ करेगा, FSH LH, जो जिसके वजह से क्या स्टिमुलेट होगी, तो ओवरी क्या सिक्रेट करेगी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी FSH क्या करता है, तो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, और LH क्या करता है, तो ओव्यूलेशन। ठीक है, अभी ये कैसे एक्ट करेंगे वो पूरा डिटेल में आएगा। अभी सिर्फ अपने को ये जानना है कौन सा जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगा और वो हार्मोन का क्या एक्चुअल काम है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट्रोजन का क्या काम है, जो यूटेराइन वॉल है मतलब एंडोमेट्रियम है उसको थिकनिंग करना, और ओवेरियन जो एग्स है उसको मैचुरेशन करना। और प्रोजेस्टेरॉन तो आपको सबको पता है कि ये प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ तक अपने को पूरा जो हार्मोन है एक साथ मैंने बता दिए, ताकि आपको जब इसके आगे कोई भी नाम आए तो आपको पता रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक्चुअली फिजियोलॉजी पर आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो अभी ये डायग्राम जो है आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, 1 से 5 दिन तक जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, उसको ही बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद जो ये जो फॉलिकुलर फेज है, ये अपन ने पढ़ा था कि डे 1 से लेकर डे 14 तक। अब यहाँ पे डे 14 को ओव्यूलेशन दिया है, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन अब इतना ध्यान रखिए कि पहले मेंस्ट्रुअल फेज़ है, फिर फॉलिकुलर फेज़ है, फिर ओव्यूलेशन है, फिर ल्यूटियल फेज़ है। अब इसको देख के आप ये जान गए होंगे कि इसमें से फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ ओवरी के बारे में दिया हुआ है, और जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो एंडोमेट्रियम के बारे में दिया हुआ है। इसीलिए हमने पहले ही प्री ओव्यूलेटरी पोस्ट ओव्यूलेटरी में किस स्टेज को, किस फेज़ को किसके पर्सपेक्टिव में, मतलब एंडोमेट्रियम में क्या बोलते हैं और ओवरी में क्या बोलते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़ पे। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ जो डे 1 से लेकर 5 तक होता है, मतलब एक्चुअल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो 1 दिन से लेकर 5 दिन तक ये हो सकती है। तो अब ये होती क्यों है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल जो है वो गिरकर एकदम लो हो जाते हैं। वो क्यों लो होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको पूरी जब साइकिल कंप्लीट होगी तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ अपन स्टार्टिंग डे 1 से कर रहे हैं, इसलिए क्यों डे 1 में ब्लीडिंग होती है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें क्या है, ये जो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बहुत गिर जाने की वजह से, ड्रॉप होने की वजह से, लो होने की वजह से उसके क्या होता है कि वो एंडोमेट्रियम का जो सपोर्ट है वो रिमूव हो जाता है। क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको थिकनिंग करता है। तो अगर ईस्ट्रोजन ही कम हो जाएगा तो वॉल क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और शेड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो ऑकर होगी। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है। ईस्ट्रोजन के लेवल ड्रॉप हुए जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम पे उसका सपोर्ट निकल गया, जिसकी वजह से जो लाइनिंग है वो थिनिंग, ब्रेकडाउन और शेडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हुई। ठीक है, तो अभी तक हम 5वें दिन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आते हैं हम अर्ली फॉलिकुलर फेज़ पे। तो अर्ली फॉलिकुलर फेज़ में
देखो 6वें से 10वें दिन की बात हम कर रहे हैं, डे 6 टू डे 7, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो लो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जिसके कारण अभी अपन ने पूरी जो साइकिल पढ़ी थी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो क्या काम करता है, तो वो पूरी साइकिल हम इसीलिए पढ़े थे कि अपने को अभी इजीली समझे। तो अभी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा, जो किसको स्टिमुलेट करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगा, तो एफएसएच और एलएच सिक्रेट करेगा। तो एफएसएच क्या करेगा, ट्रैवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू ओवरीज, ओवरीज में जाएगा और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ 5 to 20 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। तो हम अभी आ गए, अभी हमने यही पढ़ा था कि एफएसएच रिलीज़ होता है जो ओवरीज में जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज जो है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ओवरीज में, टू बी एग्जैक्ट, जो एफएसएच क्या करेगा, वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा, ठीक है। तो ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसको जाके एफएसएच जो है वो स्टिमुलेट करने के बाद ये जो इनकी जो है वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब इनकी ग्रोथ शुरू हुई तो वो फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो होंगे वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ईस्ट्रोजन। और कितना अमाउंट ये रहेगा, ये मॉडरेट। अब ये मॉडरेट अमाउंट ही क्यों लिखा है ये मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपने को इतना ध्यान रखना है, जो पूरी जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि जीएनआरएच की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगा, फिर वो एफएसएच सिक्रेट करेगा, एफएसएच और एलएच, और वो ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और उसके ग्रोथ होने के कारण वो जो फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगे, ऐसे। तो अभी ये जो फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है कि ये निगेटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, क्योंकि क्या है, अपने को ईस्ट्रोजन चाहिए था, ईस्ट्रोजन मिल गया, तो अभी इसका जो अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजते हैं, तो एफएसएच सिक्रीशन को कम करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो एफएसएच सिक्रीशन अब क्या होगा, कम हो जाएगा, ड्रॉप इन एफएसएच सिक्रीशन, जिसकी वजह से अभी देखिए ये जो फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं इनकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, तो एफएसएच ज़रूरी है। तो अगर एफएसएच ही कम हो गया, मतलब लिमिटेड हो गया, तो इसमें से क्या होगा, सारे फॉलिकल्स ग्रो होंगे क्या, तो नहीं, इसमें से सिर्फ जो सबसे डोमिनेंट फॉलिकल होगा उसका अकेले का सर्वाइवल होगा, ऐसे। बाकी सारे जो फॉलिकल्स है, क्योंकि हमने तो 15 से 20 शुरू हुई थी ना ग्रोथ, उसमें से सिर्फ एक जो डोमिनेंट फॉलिकल है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसेप्टर प्रेजेंट है एफएसएच के, क्योंकि एफएसएच जो अभी लिमिटेड है, तो जो जितना ज़्यादा खींच पाएगा उतना ज़्यादा ग्रो होगा। तो सिर्फ एक ही सर्वाइवल, ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल सर्वाइव्स, ऐसे। तो यहाँ तक अपने को समझ आ गया। तो मैं अभी यहाँ से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की हार्मोनल फीडबैक है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हाइपोथैलेमस थे, इसने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, जिसकी वजह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये स्टिमुलेट हुआ, उसने एफएसएच और एलएच रिलीज़ किया। अब एफएसएच जो है वो ओवरी में गया, ओवरी में उसने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज़ किया। अब ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो अमाउंट है वो बढ़ने के बाद ये एज ए निगेटिव फीडबैक जो है वो गया किसको, वापस एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एफएसएच और एलएच है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इनहिबिशन या फिर कम हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ एक ही, मतलब बहुत सारे फॉलिकल नहीं, सिर्फ ओनली वन डोमिनेंट फॉलिकल जो है सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अपने को समझा। अब ये पॉजिटिव फीडबैक का क्या है ये अपन थोड़ी देर से समझेंगे, अभी यहाँ तक आपको क्लियर रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी डे 10 तक हमें समझ आ गया, ठीक है। अभी डे 10 के बाद लेट फॉलिकुलर फेज़ या फिर प्रोलिफरेटिव फेज़ आएगा। अब ये हम बोलते हैं लेट फॉलिकुलर, तो आपको ये समझ आना चाहिए
कि ये जो फॉलिकुलर फेज़ है ये ओवरी में हो रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रोलिफरेटिव फेज़ की हम बात कर रहे हैं ये यूटेराइन वॉल मतलब एंडोमेट्रियम में हो रहा है। ठीक है, अब ये डे 11 से लेकर डे 13 तक चलता है। अभी ये क्या है कि जब ये फॉलिकल, अभी हमने बोला कि ये जो फॉलिकल्स ग्रो होंगे वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इवेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी हमने फॉलिकुलर फेज़ देखा किसका, ओवरी का, उसमें जो फॉलिकल ग्रो हो रहे थे वो ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे थे। अब ईस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा था जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वो स्टिमुलेट होगा। अब एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट होने के वजह से वो रिपेयर होगा, क्योंकि पहले एंडोमेट्रियम अपन ने 1 से 5 डेज़ में देखा था कि एंडोमेट्रियम थीन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, शेड हुआ, तो उसका रिपेयर भी ज़रूरी है ना। तो उसके लिए ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट होगा और फिर वो जो है अपनी वॉल रिपेयर करेगा, थिकन करेगा, उसको प्रोलिफरेट करेगा, और जो न्यू ब्लड वेसल्स है उसका नेटवर्क है वो डेवलप करेगा। तो अभी क्या हुआ है, पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ था, अभी उसकी जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे वापस से बन रही है, वापस से थिकन हो रही है। अपन ने दो ही चीज़ें पढ़ी थी, एंडोमेट्रियम क्या करता है, एक तो थिक होगा नहीं तो थीन होगा। पहले थीन हुआ था जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई, अभी वो वापस रिकवरी मोड पे चला गया है। ठीक है, तो अभी ये कहाँ हो रहा था, ये सब हो रहा था एंडोमेट्रियम में। अब इसके बाद जो एक सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल जो है हमने बोला था बचेगा, ये कहाँ हो रहा है, तो ये ओवरी में हो रहा है। देखिए हम ऑलवेज कंपेयर चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ओवरी की साइकिल पढ़ोगे और सिर्फ एंडोमेट्रियम की पढ़ोगे तो उसको कनेक्ट करने में आपको दिक्कत जाएगी, इसलिए साथ तो साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सिंगल डोमिनेंट जो फॉलिकल है वो क्या करेगा, डेवलप्स हाई डेंसिटी ऑफ FSH रिसेप्टर्स। अब उसमें रिसेप्टर ज़्यादा होने के कारण अपन ने पहले देखा था कि उसके वजह से वो सर्वाइव कर पाया है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो फॉलिकल का काम ही है कि वो ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन जो है वो पंप आउट करेगा। तो देखिए पहले अपन ने देखा था कि जो फॉलिकल ग्रो हो रहे थे 5 से लेकर 20, वो भी ईस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहे थे, लेकिन वो मॉडरेट अमाउंट में था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंट फॉलिकल सिक्रेट कर रहा है वो लार्ज अमाउंट में है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम देखेंगे कि देखो ईस्ट्रोजन जो लेवल है वो पीक थ्रेशोल्ड पे जब पहुँचते, मतलब मैक्सिमम लेवल जब हिट करते हैं और रिमेन हाई, मतलब हाई रहते हैं 36 to 48 आवर के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, डोमिनेंट फॉलिकल है वो FSH रिसेप्टर ज़्यादा होने के कारण जो ईस्ट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट करेगा, और ईस्ट्रोजन हाई रहने के कारण 3 से 4 दिन मतलब 36 to 48 आवर हाई रहने के कारण, 3 से 4 दिन नहीं, 36 to 48 आवर्स हाई रहने के कारण जो निगेटिव फीडबैक पहले जा रहा था वो पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट होने के कारण ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ LH जो है वो सिक्रेट करे, जिसको क्या बोलते हैं हम, LH सर्ज। तो देखिए आपको यहाँ अगर नहीं भी समझा होगा तो हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमने अभी पहले नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी FSH LH सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से ओवरी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगी। ठीक है, अभी ये पहले तो नेगेटिव फीडबैक था क्योंकि ईस्ट्रोजन अपने को चाहिए था, मिल गया, फिर अपन ने नेगेटिव फीडबैक भेजा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH LH का सिक्रेशन कम कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि ओवरी में जो एक डोमिनेंट फॉलिकल है वो बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन है वो पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। वो क्या करेगा, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट करेगा, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, LH सर्ज बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ LH सर्ज तक हमें समझा। अभी उसके बाद हम डे 14 पे आते हैं, जिसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। अभी ये डे 14 में ही होता है क्या ओव्यूलेशन, तो जनरली हाँ, लेकिन क्या है कि 13 से लेकर 15 दिन तक ओव्यूलेशन का जो पीरियड है वो गिना जाता है, क्योंकि किसी परफेक्ट नहीं होता ऐसे। अभी देखो LH सर्ज हुआ,
LH सर्ज के कारण जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो रहा था, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो वॉल है वो रप्चर होगा LH सर्ज के कारण रफली 24 to 36 आवर्स आफ्टर पीक। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना कि LH सर्ज होने के बाद कितने घंटों बाद जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर होती है, तो 24 से लेकर 36 घंटों बाद। ठीक है, ये यहाँ का क्लियर हो गया। उसके बाद अभी ये जो मैच्योर ओवम है या फिर एग है वो ओवरी से क्या होगा, एक्सपेल होगा और उसको फैलोपियन ट्यूब जो है वो कैप्चर करेगी और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा डायग्राम से हम समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहले फॉलिकल है, पहले प्रीमोडियल फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ऐसे जाते जाते ये जो मैच्योर फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये LH सर्ज के कारण रप्चर होगा। LH सर्ज के कारण रप्चर होगा, ये ओवम है वो बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद उसको कौन पकड़ेगा, तो फैलोपियन ट्यूब, फिर ये आगे फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद लास्ट हम आते हैं कि ल्यूटियल फेज़ और सिक्रिटरी फेज़। अब ल्यूटियल फेज़ कहाँ हो रहा है, वापस से वही चीज़, तो ये ओवरी में हो रहा है, और सिक्रिटरी फेज़ कहाँ हो रहा है, तो ये एंडोमेट्रियम में हो रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियल वॉल में हो रहा है ऐसे। तो ये डे 15 से लेकर डे 28 तक चलता है। अभी देखिए ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन होने के बाद जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसके रिमेनेंट्स, मतलब ग्राफियन फॉलिकल की वॉल तो रप्चर हो गई, उसमें से ओवम तो बाहर चला गया, लेकिन जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है वो कोलैप्स हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म्स इनटू टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राफियन जो फॉलिकल है वो रप्चर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्यों बोला है, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा और स्मॉल अमाउंट जो है वो ईस्ट्रोजन के भी सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो यहाँ तक हमें समझ आया, ओव्यूलेशन हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट और थोड़ा सा अमाउंट ईस्ट्रोजन सिक्रेट करना स्टार्ट करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन ये क्या है, तो ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। वो अभी नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से तो ये प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो यूटेराइन वॉल है वो भी ट्रांजिशन होगी सिक्रेटरी फेज़ में। क्यों, तो उसको यूटेरस रेडी करना है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी के लिए उसको यूटेराइन वॉल को रेडी करना है, तो वो सिक्रेटरी फेज़ में चला जाएगा। तो वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो कैसी होगी, थिक होगी, स्पॉन्जी होगी, हाईली वेस्कुलराइज्ड होगी और न्यूट्रिएंट सिक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे उसमें, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके लिए वो आइडियल कंडीशन रेडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए ऐसे, तो यहाँ से यूटेरस से जो ओवम है वो यहाँ से आगे बढ़ा है फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब है। अगर यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल में उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो उसके लिए जो एंडोमेट्रियम वॉल का सिक्रेटरी फेज़ है वो जो है इसमें चेंजेस इसी चीज़ के लिए कर रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दो यहाँ पे कंक्लूजन निकलते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या अलग अलग चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज जो ओवम है वो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा और
यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट होगा, जैसे कि अभी हमने बात की। अभी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद, यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो है वो HCG नाम का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। अब HCG क्या है? ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जैसे हमने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं ना, उसमें यूरिन सैंपल लिया जाता है। तो जो यूरिन में जो हार्मोन डिटेक्ट किया जाता है ना, वो यही है HCG। अगर ये हार्मोन यूरिन में प्रेजेंट है, मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, ऐसे। उसके बाद अभी HCG क्या काम करेगा? ये LH की तरह एक्ट करेगा और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको डिजनरेशन होने से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिंग कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम डिजनरेशन। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। अब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कौन कर रहा है? अभी तक कॉर्पस ल्यूटियम ही कर रहा है। तो अगर हमें प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मेंटेन करनी है तो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? HCG कर रहा है, ठीक है। अब ये जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है फंक्शनल रहेगा, स्टेज फंक्शनल, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो हाई रखेगा। तो जिसकी वजह से यूटेराइन जो लाइनिंग है वो शेडिंग नहीं होगी, जिसमें प्रिवेंट्स यूटेराइन लाइनिंग फ्रॉम शेडिंग, और प्रेगनेंसी होगी मेंटेन। ऐसी ये हमने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। लेकिन अपन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो है वो हमारे लिए ये है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना। तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है उसका तो डिजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि डिजनरेशन हो गया ओवम का, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, एम्ब्रियो बना नहीं, तो फिर HCG कैसे बनेगा? तो नो एम्ब्रियो टू सीक्रेट HCG। HCG बनने के लिए एम्ब्रियो ही नहीं है, तो जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उसका डिजनरेशन हो जाएगा, क्योंकि HCG मेंटेन कर रहा था ना कॉर्पस ल्यूटियम को। तो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं है तो एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है तो HCG नहीं है, HCG नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोटेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाएगा। अराउंड 25th to 26th डे कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन हो जाएगा। अब जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल है वो एकदम गिर जाएंगे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही वही था। तो वो डिजनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के लेवल गिर गए, जिसकी वजह से अब एंडोमेट्रियम को हार्मोनल सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी, टिश्यू स्लॉग ऑफ होना शुरू हो जाएगा, और वापस हम डे 1 पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रही थी? थीन हो रही थी, ठीक है, शेडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हो रही थी। तो इस तरह हम डे 1 से शुरू करे थे और वापस डे 1 पे आ गए हैं। इस तरह ये पूरी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन एक वीडियो में सारा कवर करना था एकदम बेसिक से, तो आई होप आपको समझ आया हो। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर कोई वीडियो के सजेशन हो, जो आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।